खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे 15 नवंबर को। कार्तिक पूर्णिमा स्नान है। स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मेला निर्विघ्न संपन्न करने के लिए हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है। मेले की तैयारियों को लेकर ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में पुलिस ब्रीफिंग की गई, जिसमें मेले के रूट प्लान और पुलिस कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के विषय में जानकारी दी गई। ब्रीफिंग के बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने इसकी जानकारी दी है। ड्यूटी पूरी तरह से लगा दी गई है, क्योंकि आरती के टाइम पे जितने भी श्रद्धालु होंगे वो आरती अटेंड करने की करते हैं, जो देखा गया है। तो ट्रैफिक का प्लान ऑलरेडी बनाया जा चुका है और जो ड्यूटी है उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है कि ट्रैफिक कैसे मूवमेंट होगा और कब कहां से डाइवर्ट करना है, और भीड़भाड़ की स्थिति को देखते हुए इसमें डिसीजन लिया जाएगा। कितने जोन तो बाहर से भी हमारी ड्यूटी मिली है और जो सीओज हैं उनको लगाया गया। हमारे सीनियर सुरजीत पवार साहब भी यहाँ पे आ रहे हैं, जिनके देखरेख में ही ये मेले का संचालन किया जाएगा, जिनको यहाँ पे उनके पर्यवेक्षण में ही इसको करेंगे। एसएसपी साहब हमारे हैं और सुरजीत पवार साहब, जिनके पर्यवेक्षण में ये ड्यूटी लगाई गई है और मेला सकुशल संपन्न कराया जाएगा। स्नान के दौरान जो शिव मूर्ति से होते हुए राजनीतिक चौक से चंडी चौक। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे युवा महोत्सव में पूरे प्रदेश के युवा आ रहे हैं और यहां पर हो रहे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच देहरादून पुलिस महोत्सव के मंच पर राम पहुंची और वहां से युवाओं और परिजनों को एक अच्छा संदेश दिया। इस मौके पर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि ये युवाओं का महोत्सव है और हाल ही में एक घटना देहरादून में हुई। इसी को लेकर यहां से युवाओं को संदेश दिया गया कि अगर ओवर स्पीड से ड्राइव ना करें, ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, और परिवार वालों को भी संदेश दिया गया कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें। की बात है कि यहाँ पर इसी तरह युवा महोत्सव चल रहा था और आते जैसे युवा हमारे 6 साथी तो बहुत आए थे उसमें, जो उस दुनिया में नहीं है, और सभी को दुख है कि किसी तरह हमारे युवा साथी महोत्सव में आए थे और अच्छे से उन्होंने पूरा हर चीज को एंजॉय भी किया, पार्टिसिपेट भी किया, तो दोस्तों के साथ आए। एक घर में छोटी सी बहुत अच्छी बात है, घर में गेट टुगेदर भी करना। लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि रात्रि 1:30 बजे वो घर से एक ड्राइव के लिए निकलते हैं और ड्राइव के बाद अपने अन्य दोस्तों को भी इन्वाइट कर लेते हैं। नेचुरल सी बात है, दोस्त तो जाएंगे, कहीं कुछ गलत नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा कुछ हुआ अचानक से जो शायद आप लोग पढ़ के पता चला होगा, कुछ को नहीं भी पता चला होगा। हाई स्पीड के कारण एक कंटेनर से एक्सीडेंट हुआ और उसमें 7 लोग थे गाड़ी में हुआ थी और 6 लोग की उस पर मौके पर ही मृत्यु हुई। आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी दुर्घटनाएं होती है उसमें मरने वाला व्यक्ति जो होता है, अधिकतर ये देखा गया वो घर का अकेला ब्रेड अर्नर होता है, अकेला कमाने वाला व्यक्ति होता है, उस पर 4-5 लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो आप सोचो एक साथ एक नहीं आते 5 जिंदगी खत्म की है। तो शराब की आदत चाहे गाड़ी चलाने वाले की हो या गाड़ी को जिसने धक्का दिया उसकी हो, ये सबके लिए लागू है। जैसा कि अभी एसपी ट्रैफिक साहब ने भी कहा, सूचना देना बहुत आवश्यक है। पहले होता था कि सूचना देने वाले को परेशान करती थी पुलिस, अब मैं आपको सही बता रहा हूं, कई घटनाएं ऐसी हुई जो सूचना देने वाले को सम्मानित किया जाता है, इनाम दिया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा, खेल से संबंधित है। नशे की लत को हटाने के लिए खेल की लत लगना बहुत जरूरी है। और देहरादून के आशारोड़ी में बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक बेकाबू कंटेनर ने 4 वाहनों को टक्कर मार दी है। हादसे में सहारनपुर से सब्जी लेकर आ रहे यूटिलिटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है। 2 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक बुधवार रात एक कंटेनर देहरादून से सहारनपुर जा रहा था। उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो बेकाबू हो गया। कंटेनर ने पहले सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। इसके बाद
कंटेनर ने सामने से आ रहे यूटिलिटी वाहन को टक्कर मार दी और कुछ दूर से घसीटता हुआ ले गया। इससे यूटिलिटी वाहन पलट गया और इसके बाद बेकाबू कंटेनर सड़क किनारे खड़े 2 कंटेनरों से टकराकर पलट गया। हादसे में यूटिलिटी में बैठे पिता पुत्र वाहन के नीचे दब गए। 55 वर्षीय सुखदेव निवासी सहारनपुर की मौत हो गई। उनका पुत्र सुधांशु घायल है। हादसे के बाद कंटेनर चालक जंगल की तरफ फरार हो गया। मैं उधर से आ रहा था सहारनपुर की साइड से। इस केस का सबसे बड़ा कारण जो है, यहाँ जो सेल टैक्स वाले खड़े रहते हैं वो है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सब्जी वाले को हाथ दिया, बिल्कुल सही नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था नॉर्मल स्पीड से। उस टैंकर की स्पीड जरूर तेज थी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था। अगर वो सब्जी वाले को न रोकते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। उन्होंने सब्जी वाला पेठा भरा हुआ था। हाँ, उन्होंने सब्जी वाले को डंडा दे के रोका। अच्छा। ऐसे डंडे से उसके आगे उसने ब्रेक मारे, पीछे से मैंने ब्रेक मारे, ठीक है ना। उसके बिल्कुल जस्ट पीछे में था, मेरे जस्ट पीछे ये टैंकर था। और उत्तराखंड मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने व्यय वित्त समिति की बैठक के दौरान विभिन्न विकास कार्यों को लेकर रिवाइज्ड एस्टीमेट पर अनुमोदन दिया। इस दौरान बद्रीनाथ में उत्तराखंड के पहले गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन को स्थापित करने पर चर्चा की गई। साथ ही बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न कार्यों पर भी बात हुई, जिसमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अनुसार होने वाले कार्यों के रिवाइज एस्टीमेट पर चर्चा की गई। साथ ही बागेश्वर अंबा सरकोट और इसी के साथ मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर भी विचार किया गया। इस दौरान बद्रीनाथ में उत्तराखंड का पहला गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत ही उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल द्वारा बद्रीनाथ में पहला गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन स्थापित होगा। बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में एनएचपीसी द्वारा तैयार किए जाने वाले सिविक एमिनेटेड भवन निर्माण के लिए जो है कई लाख रुपए एस्टीमेट भी सहमति दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एएफसी की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जहां पर राधा रतोड़ी के जरिए ये बैठक की गई है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। रिवाइज एस्टीमेट पर भी अनुमोदन दिया गया है। तमाम बातों का जिक्र करते हुए राधा रतोड़ी नजर आई और इसी के साथ साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के बीच ये बैठक हुई और बैठक में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को कई उचित दिशा निर्देश भी दिया गया। रिवाइज्ड एस्टीमेटम पर भी बातचीत की गई। तो ये एएफसी की ये महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जिसमें राधा रतोड़ी ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए विशेष प्रशासनिक अधिकारियों से भी संबंधित बातचीत की और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां राधा रतोड़ी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक में तमाम बातों का जिक्र किया गया है। तमाम विकास से संबंधित बातों का भी जिक्र किया गया है और इसी के साथ तमाम बातों की जानकारी भी दी गई है। तो महत्वपूर्ण बैठक राधा रतोड़ी के जरिए की गई है। एएफसी की ये बैठक है और बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को जन प्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर एक पत्र लिखा। आपको बता दें, बीते 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में सीट पर बैठने को लेकर विधायक विनोद चमोली की अधिकारियों के साथ बहस हो गई थी। विधायक चमोली ने कहा कि सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जन प्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर कई बार जन प्रतिनिधियों को अपमानित होना पड़ता है और जिसमें शासन प्रशासन के लोगों को भी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि अगर प्रोटोकॉल को लेकर अगर एक नियमावली बन जाए तो शासन और जन प्रतिनिधियों के बीच कोई टकराव की स्थिति न हो और आपसी सामंजस्य भी बना रहे। देखिए, मैं बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और देखने में आता है कि समय समय पर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार की बैठकें हों, चाहे सरकार के कार्यक्रम हों, चाहे विभागीय बैठकें हों, इनमें जनप्रतिनिधियों को लेकर, उनके प्रोटोकॉल्स को लेकर तमाम दिक्कतें रहती हैं और अक्सर इसमें जनप्रतिनिधियों को अपमानित भी होना पड़ता है और इसके कारण शासन प्रशासन को भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो मैंने ये मांग की कि इसकी एक नियमावली बन जाए, जो शिष्टाचार आदर्श आचार संहिता है उसकी एक नियमावली बन जाए, ताकि सभी विभागों को सभी स्तर पर, चाहे वो निचले स्तर पर प्रधान लेवल पे हो, चाहे ऊपर स्तर पर हो,
और कांग्रेस द्वारा बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग से की गई शिकायत को बीजेपी ने कांग्रेस की हार का पहला संकेत बताया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले मशीनरी का दुरुपयोग और चुनाव के बाद ईवीएम गड़बड़ी के झूठे आरोपों से जनता वाकिफ है, लिहाजा उनका मत केदार घाटी में विकास के पक्ष में एक तरफा पड़ना निश्चित है। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ, भ्रम और बेबुनियादी आरोपों को अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बना लिया है। जोशी ने कटाक्ष किया है कि चुनाव हारने पर ये लोग ईवीएम पर भी निशाना साधेंगे, लेकिन जनता इनके ऐसे तौर तरीकों को अच्छी तरह से पहचानती है, जानती है और उन्हें इन चुनाव में भी करारा सबक सिखाने वाली है। तो कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शिकायत की है। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने तंज कसा था और कांग्रेस को सता रहा हार का डर ऐसा कहा था, जिसके बाद से ये शिकायत की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने तंज कसा और जिसके बाद से कांग्रेस चुनाव आयोग के पास गई। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, कांग्रेस की तरफ से शिकायत की गई है। आपको बताते चले कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शिकायत की है, जहां बीजेपी जो है कांग्रेस पर तंज कसते हुए तमाम बातों का जिक्र किया गया था और अब जो है इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के पास कांग्रेस पहुंची, जहां बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग से कांग्रेस के द्वारा शिकायत की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चुनाव आयोग का क्या फैसला होता है, लेकिन फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर चुनाव में जाती है और चुनाव में उसको लगता है कि जन समर्थन हमारे साथ नहीं है, लोग हमारे साथ नहीं है, चुनाव प्रचार हमारा नहीं चल रहा है, लोग हमारी बातों को नहीं सुन रहे, तो ले दे करके दो ही बातें होती हैं। या तो वो कहते हैं कि साहब सरकारी मशीनरी पे गड़बड़ है, सरकारी मशीनरी सत्ता पक्ष का साथ दे रही है, या दूसरा आरोप होता है कि ईवीएम घोटाला है, ईवीएम में गड़बड़ हो गई है। ये सुनते सुनते लोग जो है कि थक चुके हैं, इसलिए इसको भी कोई सुनने वाला नहीं है। इसको एक बार नहीं हजारों बार लोग नकार चुके। चुनाव को लेकर 5 दिन का समय बाकी रह गया। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि वे 3-4 दिन कार्यक्रम करने आए हैं और आज दोबारा केदार घाटी जा रहे हैं। गांव-गांव में प्रचार करने साथ ही अन्य कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चकराता विधायक प्रथम सिंह समेत कई लोग कार्यक्रम में जाएंगे। हाँ, कार्यक्रम करके आया हूँ, गांव-गांव में विजिट की है और आज से हम फिर जा रहे हैं 15, 16, 17 और 18 को मैं, हरीश रावत जी, आदरणीय यशपाल आर्या जी, प्रीतम सिंह जी, गोदियाल जी वहाँ पहले से बने हुए हैं और कुछ हमारे विधायकगण, खासकर डिप्टी लीडर हमारे वहीं हैं, सुमित हृदय जी वहीं हैं, लखपत बटुला वहीं हैं, विक्रम नेगी वहीं हैं। हम लोग और भी आसपास के जो अन्य हमारे साथी वहाँ जाएंगे और इस बीच हम सघन अभियान वहाँ चलाने जा रहे हैं। हमारी बूथ कमेटियों में जो हमारे प्रभारी थे वह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, रूट्स में कांग्रेस काम कर रही है और बीजेपी की बौखलाहट उसके प्रचार से दिखाई दे रही। जिस विधानसभा में माइनॉरिटी के लोग 0.2%, 3% भी नहीं, और बीते दिनों राजधानी देहरादून के पौष इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि पूरे शहर भर में रात को किसी भी नाके पर पुलिस तैनात नहीं रहती है। साथ ही जिस तरह से बीते दिन देहरादून में भीषण सड़क हादसा हुआ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना तब देखने को मिली है जब गाड़ी 3 से 4 थानों से होकर गुजरी, जिनमें से 7 लोग सवार थे, जिनमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन अब पुलिस गहरी नींद में सोई हुई है और हकीकत यही है कि अगर देखें तो रात ढलते ही शहर के किनारों पर लोग शराब पीते नजर आते हैं और अब तो प्रदेश सरकार ने प्रत्येक 10 कदम की दूरी पर शराब की दुकानें खुलवा दी है। धस्माना ने प्रदेश के तमाम अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि कृपया अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, पुलिस की कार्यशैली पे इसलिए सवाल उठा रहा हूं कि जिस दिन घटना हुई उस दिन आप पूरे शहर में चेकिंग कर रहे हैं, आप पब्स में छापे मार रहे हैं। इसका मतलब शहर के अंदर ये खुलेआम चल रहा था। घटना होने के बाद 6 जिंदगियां, 6 जवान
जिनका पूरा भविष्य, उनका परिवार खत्म हो गया। आप समझिए कि परिवार में 6 चिराग बुझ गए, उसके बाद आप छापे मार रहे हैं। शहर के अंदर जिस प्रकार से क्लब कल्चर शुरू हुआ है, रात को लेट नाइट पार्टी चल रही है, शराब चल रही है, जगह जगह 10-10 कदम में विदेशी मदिरा की दुकानें सरकार ने खुलवा दी हैं, कदम कदम पे अंग्रेजी शराब के ठेके हैं। और जनपद पौड़ी के कोटद्वार स्थित सती चौड़ में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर क्रिकेट एकेडमी बनाकर उसको खुर्द बुर्द करने के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल मुखर हो गई है। यूकेटी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवान ने साफ किया है कि यूकेटी सत्ती चौड़ की इस भूमि को खुर्द बुर्द नहीं होने देगी और इसके लिए चाहे पार्टी के कार्यकर्ताओं को खून तक बहाना पड़े। और चाहे उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं का खून बहा जाए, मगर वहां की जो 1-1 इंच जमीन है उसका सदुपयोग होगा और वो किसी माफिया के कब्जे में नहीं जाएगी। ये उत्तराखंड क्रांति दल का साफ कहना है। और प्रदेश सरकार में वन मंत्री सुबोध उनियाल के बयान की चिंगारी से नाराज सरपंचों ने अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। सरपंचों ने जुलूस निकालकर मंत्री सुबोध उनियाल का विरोध किया। सरपंच का आरोप है कि मंत्री ने सरपंच के पद को प्रधान में मिलाने का बयान दिया है, जिसमें उन्हें गहरा आक्रोश है। सरपंचों ने मांग की है कि मंत्री तुरंत अपना बयान वापस लें। सुबोध उनियाल जी ने एक बयान दिया है कि सरपंचों के पद को विलय करके प्रधानों को दे दिया जाए, तो उसी संबंध में हम पूरे उत्तराखंड के 11 जिलों के सरपंच यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या मांग? हमारी मांग है कि सबसे पहले मानदेय दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि बीमा, आगजनी की घटनाएं जब होती है तो उसमें सभी सरपंचों का बीमा किया जाए और जब सरपंचों का चुनाव हो तो एक ही स्थिति में सभी सरपंचों का 11 जिलों में चुनाव हो। नहीं होता तो आगे की रणनीति हमारी, अगर सुबोध उनियाल जी बयान वापस नहीं लेते, हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन होगा। अभी तो केवल अल्मोड़ा जिले से शुरू हुआ है। अल्मोड़ा जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जल जीवन मिशन से संबंधित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता समेत अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारियों ने अधूरी योजनाओं एवं कार्यों को लेकर अधिकारियों से उनकी समस्याएं जानी और उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन में जनपद में काम हो रहा है और कुछ जगह तो ठीक काम हुआ है, कई जगह काफ़ी समस्या है, कई जगह फॉरेस्ट की समस्या है, कुछ सोर्स की समस्या है, ग्राम पंचायतों की समस्या है। और जो हम लोग के परीक्षण में आया, अधिशासी अभियंता चूँकि जनपद के काफ़ी नए हैं, उनको भी जानकारी नहीं थी। आज समस्त एई और जेई को भी बुलाया गया है और इनकी क्या समस्याएँ हैं उसके समाधान के लिए प्रशासन क्या कर सकता है, और फॉरेस्ट और विद्युत विभाग को भी बुलाया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि समय से इस योजना को जल्दी से पूरा कर सकें। ठीक, धन्यवाद सर। ऋषिकेश के सीओ संदीप नेगी ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा से संबंधित वाहनों की जल्द नीलामी करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ साथ कोतवाली परिसर में खड़े जर्जर भवनों की फाइल तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजने के लिए भी कहा है, जिससे पुलिस मुख्यालय कोतवाली परिसर में नए भवन निर्माण की योजना को तैयार कर सके। और ये सभी निर्देश सीओ ने कोतवाली पुलिस को वार्षिक निरीक्षण के दौरान दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोतवाली में सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था को देखा और कोतवाली परिसर में खड़े मुकदमों से संबंधित वाहनों की संख्या पर भी ध्यान दिया। वहीं निरीक्षण के बाद सीओ ने बताया है कि कोतवाली में ज्यादातर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिला है। फिलहाल मामलों में संबंधित खड़े वाहनों को जल्द नीलाम करने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश कोतवाली का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि जो माल खाना है, माल खाने में बहुत ज़्यादा मालों की वृद्धि हो रखी है, जिसके निस्तारण हेतु मेरे को द्वारा निर्देशित किया गया इंस्पेक्टर कोतवाली को कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये मालों का निस्तारण करें और हो सके तो जितना रख रखाव है और जो काम होना है
उसका जल्दी से जल्दी काम करवा करके और इसको एक अच्छा सा रूप दिया जाए थाने को। मुख्यमंत्री के उत्तराखंड फ्री देवभूमि अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को उत्तराखंड के समस्त जनपदों की कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन करते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने देर रात एक ड्रग डीलर तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 261 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है। पुलिस के मुताबिक अभी और लोग इसमें गिरफ्तार किए जाएंगे। पुलिस उन्हें भी तलाशने में जुटी हुई है जिन लोगों को ये नशीला पदार्थ उपलब्ध कराता था। ये तालिब खान है अभियुक्त और मूलतः मजनूपुर बरेली का रहने वाला है और इसकी कस्टडी से 261 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और कारगिल ग्रांट थाना पटेलनगर क्षेत्र देहरादून में ये अरेस्ट हुआ है। और ये जो स्मैक रिकवर हुई है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए है और ये यहाँ पे सप्लाई करने आया था। जिनको ये सप्लाई करने आया था उनके नाम भी कुछ प्रकाश में आए हैं, उस पर फर्दर हम लोग काम कर रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जुडिशियल कस्टडी के लिए इसको दिया जा रहा है। और वही केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी ने उन मतदाताओं से संपर्क साधा रही है जो कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में रह रहे हैं। भट्ट ने कहा कि वे स्वयं इन स्थानों पर गए और लोगों से केदारनाथ पहुंचकर मतदान की अपील कर रहे हैं। पार्टी ने अब तक ऐसे 2500 प्रवासियों की सूची तैयार की है जो केदारनाथ उपचुनाव में आकर वोट डालेंगे। कि पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि केदारनाथ आपदा के बाद बड़ी संख्या में केदारनाथ का पलायन से लोगों का पलायन हुआ उस क्षेत्र से और उन सब ने ही हमारा हर राज्य के अंदर हमारा अपना उत्तराखंड पार्टी का प्रकोष्ठ है, प्रवासी प्रकोष्ठ। उन प्रकोष्ठों के सब कार्यकर्ताओं से हमने मिलना, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सबका सहयोग हम चुनाव में लेते हैं। हम भी अनेकों राज्यों में चुनाव के लिए जाते हैं, तो दिल्ली में हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, इन सब स्थानों के जो अपने प्रवासी उत्तराखंडी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मेरा बैठना हुआ और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बड़ी संख्या में, क्योंकि बाई इलेक्शन का एक माहौल होता है, मतदान भी कम होता है, तो हमने आह्वान किया है कि केदारनाथ के अंदर केदारनाथ के देवतुल्य स्वरूप को और विस्तार रूप देने के लिए, मोदी जी को समर्थन देने के लिए देवभूमि उत्तराखंड में चलने वाली चारधाम यात्रा अब समापन की ओर है, जहां केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के भी कपाट 17 नवंबर से शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि अब चारधाम यात्रा की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है। सरकार का दावा था कि बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष रिकॉर्ड तो श्रद्धालु आएंगे और बीते वर्ष 56 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड इस वर्ष टूटेगा। वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण में ही सरकार के दावों का पोल खुलती है और तमाम अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को जूझना पड़ रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि गत वर्ष जो चारधाम यात्रा के कपाट थे वो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस वर्ष मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि दिन कम होने के कारण से आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे। देखिए, यात्रियों की संख्या ये जो दिख रही ये भी सही आंकड़े नहीं है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये किया और रजिस्ट्रेशन में किए हुए लोग भी बहुत से लोग नहीं आ पाए, स्थितियां और हालात ऐसे नहीं थे। तो खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा चारधाम यात्रा में व्यापार था, होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है और जो 4 महीने की मेहनत से अपने 12 महीने का जीवन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
through constant